नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल शिक्षा मित्रों का एक आदेश आया और इस पर अवधेश कुमार श्रीवास्तव समेत 420 शिक्षा मित्रों के पत्रावली शिक्षा निदेशक ने तलब की है। क्या है पूरा मामला, इस मामले में क्या क्या राहत मिलेगी, हमारे साथ अवधेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे। पहले वकील साहब से बात करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला और क्या राहत मिलने की उम्मीद है? एक बार आपसे चर्चा हुई थी, इसके पहले भी हमने बताया था कि शिक्षा मित्रों के रेगुलराइजेशन ऑब्जेक्शन के लिए ये रिट फाइल की, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को डिसीजन लेने के लिए और इंडिविजुअल एप्लीकेशन देना था सबको, हाई कोर्ट का आदेश लगा करके। उसी के परसुएंस में वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो निर्णय करना हो करेगी। वकील साहब, इसमें जो निर्देश है, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो ये कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इन लोगों को न्याय मिलेगा? एक बड़ी उहापोह है इस पूरे मामले में। नहीं, देखिए, सरकार अभी जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, कि शिक्षा मित्रों का जो रेगुलराइजेशन था वो कैंसिल हुआ था 2017 में, कोर्ट ने ही किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया। उसके बाद ये जो शिक्षा मित्र हैं टीटी क्वालिफाइड हैं, ये बातें उस समय कोर्ट के सामने नहीं लाई गई थी। फिर आज हम लोग 2026, अभी वकील साहब आएंगे, कुछ व्यवधान हुआ है एकाएक, और जैसे ही अभी आएंगे हम आपको उनसे विधिवत बात कराएंगे। एकाएक उनसे हमारा संपर्क टूटा है, जल्द हमारे साथ होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों में जब से कल से ये नोटिस की चर्चा हुई है, तब से बड़ी उत्सुकता है क्या है ये पूरा मामला और इस मामले से क्या हो सकता है, ये सब समझना चाहते हैं। इस मामले के तहत किस किस को न्याय मिल सकता है, कौन कौन इसमें याची बने तो उन याचिकाकर्ताओं को लाभ मिल सकता है, ये कई चीजें हैं। वकील साहब हमारे साथ आ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ स्क्रीन पर होंगे। जी वकील साहब, किसी कारण से तकनीकी व्यवधान से संपर्क कटा था, तो मैं ये समझने का आपसे प्रयास कर रहा था कि इस केस के माध्यम से जो आप स्थायीकरण के लिए गए हैं, नियमितीकरण के लिए गए हैं, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और किस किस को लाभ मिल सकता है, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए वकील साहब। अभी देखिए, अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही थी, हमने बताया कि टीटी क्वालिफाइड, एनसीटीटी ने मानक तय किया है, क्वालिफिकेशन फिक्स किया है, और 2017 के बाद 2026 आ गया। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि एक परमानेंट एम्प्लॉई हो, उसके रिटायरमेंट पे पेंशन मिले, उसको ग्रेच्युटी मिले, बाकी व्यवस्थाएं मिले। यदि आकस्मिक डेथ हो जाती है तो उसके अवार्ड को नियुक्ति मिले। ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। इसीलिए जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं हैं। जो डेली वेजर हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। जो श्रमिक हैं, जिनको लेबर कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, जो भी कहिए, ईपीएफ के माध्यम से ग्रेच्युटी। लेकिन शिक्षा मित्र वर्ग ऐसा वर्ग है, और इस तरह के हमको लगता है प्रदेश में अन्य कुछ वर्ग हैं, जैसे पंचायत सेक्रेटरी हो गए, रोजगार सेवक हो गए, कुछ ऐसे वर्ग हैं, जहां तक मुझे जानकारी है ऐसे वर्ग को ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जा रही है सरकार द्वारा
कि यदि मान लीजिए उनको रिटायर हो गए, वो 60 साल की सेवा देने के बाद, तब क्या होगा? यदि उनके डेथ हो गई तो उनके डिपेंडेंट को क्या होगा, उनके आश्रित का क्या होगा? जैसे शिक्षा मित्र ही है, 1999 में ये स्कीम आई थी शिक्षा मित्रों की। उसके बाद शिक्षा मित्र नियुक्त हुए। शिक्षा मित्रों को नियुक्ति के बाद वो लोग काम किए, रेगुलर हुए, बात ये सब चीजें हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सोशल सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। अब सवाल है सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? एक तरीका ये है कि उनको रेगुलर कर दिया जाए तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दूसरा है कि उनको जो मिल रही है सुविधा सरकार के द्वारा वो प्रदान करा दी जाए। रेगुलर करने के लिए ये है कि आपको जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाई करनी चाहिए। इसीलिए टीटी वाल के लिए ये बातें की जा रही हैं कि इतने साल, 20 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनको। अच्छा, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के जजमेंट के आधार पर, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, जितने बैकडोर एंट्री वालों को रेगुलर करने से कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जग्गो का जजमेंट आया और अन्य भी जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने इस चीज को एम्फसाइज किया है कि लॉन्ग टर्म, इफ ए पर्सन इज वर्किंग सिंस मोर देन 10 years, 20 years, 30 years, दे आर एंटाइटल्ड फॉर द रेगुलाइजेशन। अभी रेगुलाइजेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी को रेगुलर करे या ना करे। लेकिन कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट ये कर सकती है कि इफ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग डिसीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करिए। इसलिए इस केस में हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं इनको रेगुलर कर दिया जाए। अब रेगुलर इनको जो रेगुलर टीचर हैं उसकी कैडर में करती है सरकार या कोई अलग कैडर बनाती है, ये भविष्य की बात है। उसी कैडर में करती है तो वो आनंद कुमार वाला जजमेंट आएगा, आनंद यादव वाला जजमेंट आएगा कि एक बार किया गया था तो ये बाहर हो गए। लेकिन उस समय की परिस्थिति इस समय की परिस्थिति में अंतर है। अब तो सब लोग क्वालिफाइड हैं, बीटीसी हैं, उसमें कुछ लोग बीटीसी भी नहीं थे, बाद में ट्रेनिंग कराई गई। कुछ लोग टीटी तो 50% नहीं थे, अब एक अच्छी खासी संख्या टीटी क्वालिफाइड हो गई है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि टीटी बहुत जरूरी है। जो रेगुलर टीचर हैं उनके लिए भी कह रही है कि टीटी नहीं है। जो 1992 में नियुक्त है उनको भी कह रही है कि टीटी करिए। बिल्कुल। इट मीन्स कि टीटी एक आपकी मेरिट डिसाइड करती है कि आप पढ़ाने लायक हैं नहीं है। अब पढ़ाने लायक हैं, ये हम तो सिद्ध कर रहे हैं कि तो पढ़ाने लायक हैं। पहले टीटी की वैलिडिटी 5 साल थी, अब वो कर दिया गया, अनलिमिटेड हो गया। तो आज के दिन तब योग्य है सारे शिक्षा मित्र ऐसे जो टीटी पास हैं योग्य हैं। दूसरी चीज है कि ऐसे शिक्षा मित्रों की बातें 2010 साल में करीब 10 साल होने जा रहा है, परिस्थितियां बदली हैं, एक सोशल वेलफेयर स्टेट है और इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उससे हम लोग बाउंड हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस सब के जो ट्रीटीज है उन्होंने रेक्टिफाई किया है कि सबको किस तरह से, इसलिए मिनिमम वेज एक्ट का प्रोविजन है कि इतना कम से कम देना ही देना है, रेगुलर करना है। तो हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है उसको रेक्टिफाई किए हैं, उसमें भी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। आप रेगुलर तो करिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये आउटसोर्सिंग एक एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन सरकार को या किसी भी एजेंसी को कम पैसे में यदि आदमी मिल जा रहा है तो उसको लग रहा है, लेकिन उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, हमारा इशू उस पर नहीं है। इस मुद्दे पे ये है कि शिक्षा मित्रों के विषय में एक ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को 3-4 जो जजमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि जो कि स्टेट का विषय है, स्टेट इस पर डिसीजन ले,
क्योंकि हम लोगों का एक प्रेयर ये थी कि समग्र शिक्षा के अंदर शिक्षा मित्र रखे गए हैं। तो उस यूनियन गवर्नमेंट की भी है कि वो अपनी लायबिलिटी भाग नहीं सकती है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने लिख कर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस पर डिसीजन लीजिए, सिंस इट इज सर्विस मैटर, आप इस पर डिसीजन लीजिए। इसीलिए सरकार के स्तर से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने पिटिशनर्स हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, इनको क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन कब है, क्या है, या जो उन्होंने क्लेम कर रहे हैं क्या वो सही है गलत है। उसके बाद वो अपना डेटा देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। वकील साहब, इसमें जो याची है उन्हें ही लाभ मिलेगा या कुछ और लोगों को भी लाभ मिल सकता है? अब इस पर बड़ा डिस्प्यूटेड प्रश्न रहता है। ये चीजें सरकार और कोर्ट दोनों पे छोड़ना चाहिए कि ये याची लाभ देंगे या सरकार सबको देगी, क्योंकि हम लोगों सामने दोनों उदाहरण है। कभी कभी हम तो शुरू से देखते आए हैं, 2001 में स्केलिंग का मैटर आया था, पीसीएसजे में स्केलिंग का डिस्प्यूट आया, फिर उसके पहले जो डिस्प्यूट आया सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ नहीं दिया, जो पार्टी थे सब जज बन गए। जज मतलब जुडिशियल अफसर बन गए, जज क्या बने, जुडिशियल अफसर बन गए। अभी रिसेंट में 69,000 की वैकेंसी आई, हम लोगों ने 1 नंबर बहस किया, सिंगल जज ने खारिज कर दिया, डिवीजन बेंच ने 1 नंबर दिया और ये कह दिया कि द पर्सन हु आर बिफोर अस, अपील के सामने, या हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो रिटेप पेंडिंग है, कई ऐसे जगह हैं लखनऊ, तो उन्होंने लिखा लखनऊ में और यहाँ जो पेंडिंग है उनको बेनिफिट दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया गया। उसी बात फिर लोग वही हम लोग लेके गए फिर से कि साहब ये लोग शुरू नहीं आ पाए थे, अब आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सिंस यू आर द फेंसिटर सो नो डिसीजन कैन बी गिवन। तो इस पर हम लोग कोई ऐसा कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये रहता है कि जब आप मतलब लीगल टर्म में हम कहेंगे, बाकी तो सबकी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन और सबके चीज़ें इंटरप्रिटेशन की बात आती है। लेकिन लीगल टर्म में यह है कि आप यदि कोर्ट के सामने आते हैं तो आपके फेवर में एक ऑर्डर रहता है, आप उसका क्लेम कर सकते हैं, उसका कंटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आपके पास कोई क्लेम नहीं है तो आप अपनी बातें कैसे कहेंगे, तो आप मर्जी पे चले जाएंगे। तो वकील साहब, ये जो टेट पास हैं उन्हें 420 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलने की चांस बढ़ गई है फिलहाल? हाँ, कोर्ट चूंकि डायरेक्शन ये दी थी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स हैं, इसको इनके लाइट में इनको डिसाइड करना है। अब सरकार को क्या करना है, सरकार का हो, लेकिन हमको लगता है वेलफेयर स्टेट है, कुछ अच्छा ही करेगी। वकील साहब, आपके साथ अवधेश जी भी हैं, जरा अवधेश जी से 1 मिनट बात करवाइए अगर मौका लग जाए। अच्छा। जी अवधेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा और साइड में आइए जी। अवधेश जी, आपके मुताबिक, चूंकि आप मैन याची हैं, तो आपके मुताबिक अधिकारी क्या क्या प्रपत्र मांग रहे हैं? जी, मैं गया था सचिव साहब के पास, जब मेरा ऑर्डर हुआ 17 अप्रैल को, तो उसमें 3 हफ्ते के लिए कहा गया था कि 3 हफ्ते के अंदर अपर मुख्य सचिव को अपना अपना प्रत्यावेदन दीजिए सारे डिटेल के साथ। तो वहाँ पर हमको बताया गया कि आप अपनी पूरी शैक्षिक प्रमाण पत्र जितना भी है सारे आप स्पीड पोस्ट करा दो ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। तो हमने अपने 420 जो याची मेरे साथ 419 हैं, सबको मैंने कहा कि आप लोग अपना अपना हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी, टेट, शिक्षा मित्र शैक्षिक प्रमाण पत्र जो 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो सारे आप हस्ताक्षरित कर लीजिए। और एक प्रत्यावेदन छाप पेज का था, उसमें सारे ब्यौरा है कि हम 10,000 कब पाए, हमारा कब क्या कैसे हुआ, 13-14 पिटीशन है उसमें। वो प्रत्यावेदन हमने दिया उनको, सचिव साहब को, सबको स्पीड पोस्ट करवाया, 400 लोगों का, 419 लोगों का। इसके बाद परसों निदेशक महोदय का भी एक आदेश आ गया है कि
ये सारे सभी बीएसओ को कि इनका भी प्रत्यावेदन इनसे लिया जाए। सारे एसडीआई को आदेश हो रहा है जनपदवार। उसमें एक समस्या हमारी आगे मैं अभियोग के साथ सामने रखा हूँ कि कुछ हमारे यात्री ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए लखीमपुर खीरी के हैं और पीलीभीत के हैं, कुछ ऐसे जनपद हैं जो उस आदेश में नहीं इंडोर्स किया गया है। तो उसके लिए फिर हम सचिव साहब के पास जाएंगे कि ये जनपद के हमारे यात्री हैं उसमें 419 में, और इनका जनपद अभी इसमें आदेशित नहीं हुआ। तो वो उन शिक्षा मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, हमारा 419 का आदेश हुआ है, तो अगर वो इसमें यात्री हैं तो लाभ उनको मिलेगा। अब इसे कब तक अवधेश जी मालूम पड़ेगा आपको कि अधिकारियों ने जो प्रपत्र मांगे हैं इसमें कोई टाइम फ्रेम किया है, कोई समय सीमा लगाई है? वो अतिशीघ्र लिखे हैं, कोई टाइम सीमा नहीं किए हैं, लेकिन चंदौली के बीएसए साहब ने 3 दिन का समय दिया है। तो आज समेत जो 419 अन्य शिक्षा मित्र हैं वो सभी जनपदों के हैं कि 1-2 जनपदों के? नहीं, सभी 53 जनपद तो उसमें इंडोज हुआ है आदेश में, लेकिन 60 जनपद के लोग हैं इसमें, 7 जनपद अभी उसमें इंडोज नहीं हुआ है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे सचिव साहब से मिल करके कि उसको भी इसमें रखा जाए। तो इसमें आपके अनुसार भी क्या और लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है जो टेट पास हैं? अब जो आदेश हो रहे हैं वो याचियों का सिर्फ हो रहा है, समस्त टेट पास का नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ कोई याची जुड़ेगा तो फिर इसमें लाभान्वित माना जाएगा? नहीं, थोड़ा सा मैं जानना चाहता। जी, जैसे जो आदेश हो रहे हैं, मेरा ही एक ही आदेश तो हुआ नहीं है, कई आदेश हुए हैं और सब में याची बने हैं, कई लोग गए हैं और हमारी ही 2-3 याचिकाएं हैं, जिसमें जैसे मान लो अभी रमेश चंद्र आदर्श का 8 मई को आया है, वो 452 की याचिका है, यही आदेश हुआ है माननीय जैसा मंजूरी चौहान का। तो जितने भी मेरे समझ से जो याची बन रहे हैं, याची लाभ ही कोर्ट कर रही है। शिक्षा मित्रों को लेकर जो टेट पास है उनसे आपकी क्या अपील है और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि टेट पास सारे, मेरा एक संगठन है शिक्षा में शिक्षक पात्रता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। सभी शिक्षा मित्र साथ दें और जैसा भी हो सरकार से हम अन्य विनय करेंगे कि टेट पास शिक्षा मित्र योग्य हैं, उन्हें अध्यापक बनाया जाए। चलिए अवधेश जी, आपने समय दिया और वकील साहब ने त्रिपाठी जी ने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।